केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलियन स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से हर वर्ष 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इस चैप्टर के अंदर से 3 नंबर के छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो इसका कोई प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, ये जवाबदारी हमारी है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 नंबर, बहुत सारे सोचेंगे 3 नंबर में क्या होता है, 56 नंबर में पेपर होगा उसमें से खाली 3 नंबर दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पूरे सिलेबस में 4 नंबर से ज्यादा का कोई पार्ट नहीं है। अधिकतर चैप्टर 3 नंबर के हैं, कुछ 4 नंबर के हैं, 4 से ज्यादा का तो कोई चैप्टर नहीं है। और एक चैप्टर ऐसा भी है जो केवल 2 नंबर का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है। और इसे आप एक एक चैप्टर कवर करेंगे, सबसे 3-3, 4-4 नंबर कवर होंगे, जब जाके ना आपके 56 नंबर पूरे होंगे। केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से और बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस इसको ढंग से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो विलियन के अंतर्गत सबसे पहले विलियन होता क्या है, इसकी बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक जानकारी आपने 11th में समझ के पढ़ा होगा विलियन के बारे में कुछ, तो वहां पर भी आपने प्राप्त की होगी क्या होता है विलियन। तो देखिए इस परिभाषा को समझते हैं। देखिएगा, एक तो है क्या, एक तरफ तो मैंने एक ये पानी का ग्लास लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या किया, कुछ पानी मिलाया, फिर इसके अलावा इसके अंदर क्या मिला दी, कुछ शक्कर मिला दी, ठीक है, शक्कर मिला दी। और अभी गर्मी का मौसम है तो उसमें क्या डाल दिया, रसना का पैकेट, ठीक है ना, ठंडा पानी, शक्कर, रसना का पैकेट डाल के क्या बना दिया हमने, रसना बना दी, ठीक है। और एक साथ में क्या, नाश्ता परोसा, तो नाश्ता परोसा, तो नाश्ते के अंदर क्या दिया, नाश्ते के अंदर वो पूरा चिपड़ा बना के दे दिया, ठीक है। थोड़े बहुत तो छोटे 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 पोहे के दाने जो आते हैं वो, फिर क्या साथ में सेव, साथ में क्या मूंगफली के दाने, ठीक है, और जो भी साथ में इसमें प्याज डाल दिए, चने डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, ठीक है। ये दोनों है, तो इसमें भी कुछ चीजों को मिला रखा है, इसमें भी कुछ चीजों को मिला रखा है, और कुछ चीजों को मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बन गया, अरे मिश्रण बन गया। कुछ चीजों को मिला है ना, तो मिलाने का मतलब क्या बना दिया आपने, मिश्रण। तो ये भी मिश्रण है और ये भी मिश्रण है, पर ध्यान रखिएगा हर विलियन, हर मिश्रण जो होता है वो क्या नहीं होता, विलियन नहीं होता। विलियन किसको बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मतलब 2 को मिलाओ या 2 से ज्यादा को मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा को भी मिला सकते हैं। पर अवयवों का कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण, मतलब हर मिश्रण नहीं चलेगा। मिश्रण कौन सा होना चाहिए, समांगी। समांगी का मतलब क्या, अवयव सारे निश्चित अनुपात में सही तरीके से मिल जाए, इस प्रकार से मिल जाए कि वो एक ही बन जाए। अब उसमें से आप उनको क्या नहीं कर पाओ, अलग अलग नहीं कर पाओ। जैसे कोई आपको बोले कि जो रसना का ग्लास है, इस रसना के ग्लास में से आप क्या करो, जो रसना के पैकेट के जो आपने दाने मिलाए थे रसना के, उन दानों को अलग करो, शक्कर के दाने को अलग करो, पानी के दानों को अलग करो। कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो यहां से इन दानों को तो हम अलग नहीं कर सकते, परंतु ये जो आपने चिबड़ा बनाया है, इस चिबड़े में से क्या है, कोई बोलो कि मूंगफली के दाने बताओ, तो आप मूंगफली के दाने अलग करके बता दो, देखिए मूंगफली के दाने खा जाओ। फिर सेव अलग करो तो सेव अलग कर दो, है ना। और दूसरी जो भी चीज आप कर सकते हो, सारी चीजें क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो ये ऐसा मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण होता है, और ये क्या नहीं होता, विलियन नहीं होता। तो ये हमारा विलियन नहीं है। विलियन कौन है, ये जो समांगी मिश्रण हो, जिसमें से आप किसी चीज को अलग नहीं कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे हवा, आपने सुना होगा हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सबके कुछ कण होते हैं थोड़े थोड़े। तो क्या आपको कोई बोले कि ले हवा में से मुझे थोड़ी ऑक्सीजन अलग करके दे दे, थोड़ी नाइट्रोजन निकाल के लिया, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल के फेंक दे, पॉसिबल है क्या, नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हवा जो है ना वो सारी गैसों का एक समांगी मिश्रण है, जिसमें से हम सारी गैसों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो वो क्या हुआ, हवा क्या है, एक प्रकार का विलियन। जैसे पीतल, आप सभी ने सुना होगा, कॉपर प्लस जिंक,
कॉपर और जिंक को मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल बनता है। ठीक है, तांबा और जस्ता वो मिलकर पीतल बनाते हैं। अब एक बार जब पीतल बना दिया तो मुझे बताओ, अब तो कोई तुमको बोले के लिए इसमें तांबा अलग अलग कर ले, जस्ता अलग अलग कर ले, तो उसको बोल के भाई तू घर जाके बैठ, अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भी क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन वो जहां पर आपने चीजों को दो या दो से अधिक अवयवों को इस प्रकार से मिलकर बनाया है, इस प्रकार से मिलाया है कि उनको क्या नहीं कर सकते, हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो समांगी मिश्रण बन गया, वो क्या होता है, विलयन। समझ में आया विलयन क्या है? अब देखिए विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है क्या, विलायक। ठीक है, और विलेय और विलायक दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं हम, विलयन। ठीक है, विलेय क्या होगा, देखो दो पदार्थों को मिला रहे हैं तो एक के अंदर क्या होगा, दूसरा पदार्थ मिलेगा, दूसरा पदार्थ घुलेगा, तो जो पदार्थ घुल रहा है वो तो क्या है, विलेय, जिसके अंदर आप घुल रहे हो क्या है, विलायक। जैसे यहाँ पर आपने शक्कर को किसके अंदर घोला, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर आपने शक्कर घोला तो पानी क्या था, विलेय, शक्कर क्या था, सॉरी पानी क्या था, विलायक, शक्कर क्या है, विलेय। ठीक है, फिर उसके अलावा विलेय विलायक को पहचानने में बहुत ज्यादा समस्या आती है, तो उसके लिए आप और इन चीजों का उपयोग कर सकते हो। विलेय क्या होगा, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होगा, विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक। एक जमाना होता था जब लोग बाग अपनी जो भी उनकी परेशानियां होती, थोड़ा बहुत अपने जो नुकसान घटा होता था उसको पूरा करने के लिए दूध में थोड़ा बहुत क्या मिला देते थे, पानी। तो पहले तो दूध होता था विलायक और उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला देते थे, तो पानी होता था क्या, विलेय। पर आजकल क्या होता है, उल्टा सिस्टम, पानी हो जाता है विलायक और दूध हो जाता है क्या, विलेय। मतलब पानी तो रहता है ज्यादा और दूध रहता है क्या, कम। तो जो ज्यादा होगा वो क्या है, विलायक, बात खत्म। और जो कम होगा वो क्या है, विलेय। और भी बहुत बार समस्या आ जाती है विलेय विलायक पहचानने में, तो आप भौतिक अवस्था देख सकते हो। ठीक है, जैसे जिसकी भौतिक अवस्था के अनुसार वो बदल रहा है, विलयन बन रहा है, परिणामी विलयन बन रहा है, वो जो है विलायक है, और जिसकी भौतिक अवस्था पर आपका परिणामी विलयन निर्भर नहीं कर रहा वो कौन है, विलेय। जैसे इसको समझते हैं यहाँ पर, आप देखिए शक्कर, भौतिक अवस्था का मतलब क्या, अरे भौतिक अवस्था मतलब क्या, जिन्होंने भी ढंग से ज्ञान पढ़ रखा उनको पता होगा, ठोस, द्रव और गैस। जहां पर भौतिक अवस्था नाम आ जाए इसका मतलब हम बात काय के बारे में कर रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो यहाँ पर ढंग से देखिएगा, शक्कर की भौतिक अवस्था कैसी है, शक्कर की भौतिक अवस्था है कैसी, ठोस। ठीक है, शक्कर की भौतिक अवस्था है ठोस, और इसके अंदर क्या मिला रखा हमने, पानी। तो पानी की भौतिक अवस्था है कैसी, ठीक है। तो शक्कर की भौतिक अवस्था तो है ठोस, और पानी की भौतिक अवस्था है कैसी, द्रव। अब आप लोग ढंग से समझिएगा, इन दोनों को मिला दिया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में जो भी आपका बना है विलयन, उसकी भौतिक अवस्था कैसी रहेगी, द्रव। इट मींस जो इसकी विलयन की भौतिक अवस्था है किसके ऊपर निर्भर कर रही है, पानी के ऊपर, इसके ऊपर, द्रव। पानी की अवस्था द्रव थी तो विलयन की भी कैसी है, द्रव। मतलब पानी क्या है आपका, विलायक। ध्यान रखना, भौतिक अवस्था परिणामी भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है, विलायक पर निर्भर करती है, ना कि विलेय पर। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और बात देखिए, मेन आपका विलायक है, तो विलायक को घोलने वाला कितना रहेगा, खाली एक, जिसके अंदर कोई पदार्थ घुल रहा है वो कितना होगा, एक। तो विलायक की संख्या एक ही होती है, पर जैसा बोला ना, दो या दो से अधिक अवयव, मतलब दो से ज्यादा को भी मिला सकते हैं। दो से ज्यादा क्या, विलायक तो हमेशा एक ही होगा, उसके अंदर आप विलेय कितने भी मिला सकते हैं, जो चाहे जो। जैसे यहाँ पर आपको रसना बनानी थी तो पानी के अंदर आपने शक्कर भी मिला दी, रसना का पैकेट भी मिला दिया, और स्वाद के लिए, खुशबू के लिए कुछ और भी मिला दिया उसके अंदर। तो जो आपका ये रसना के अंदर आपने बहुत कुछ अलग अलग चीजें मिला दी दुनिया भर की, पर मेन पानी क्या है, विलायक। उसके अलावा जो भी आप मिलाओगे वो सब कुछ क्या होंगे, विलेय। तो ये सारा विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और आपके विलयन क्या होता है, सारी बेसिक जानकारी आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे विलयन के प्रकारों के बारे में। देखिए, विलयन के प्रकार अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग आधार पर होते हैं।
करते हैं, जो इंपॉर्टेंट आधार है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विलायक में घुली हुई विलयन की मात्रा के आधार पर। देखिए, विलायक में घुली हुई विलयन की मात्रा का आधार पर मान लीजिए, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एक कांच का ग्लास है, उसके अंदर पानी है और उस पानी के अंदर आप क्या घोल रहे हो, शक्कर के क्रिस्टल्स, ठीक है। उसके अंदर हम लोग शक्कर को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। अब देखिएगा, जब आप लोग उसके अंदर शक्कर को घोल रहे हो तो शक्कर को घोलने के बाद में यदि उसमें आप और शक्कर मिलाओगे तो घुल जाएगी, और शक्कर मिलाओगे तो भी घुल जाएगी। थोड़ी थोड़ी शक्कर आप उसको मिलाते जा रहे हो चम्मच से और वो क्या होती जा रही है, घुलती जाएगी। तो यदि ऐसी बात है तो उसे कहते हैं क्या, असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और ज्यादा शक्कर क्या हो सकती, घुल सकती है, वो भी संतृप्त नहीं हुआ, उसकी भूख नहीं मिटी, वो और ज्यादा खा सकता है, ठीक है। असंतृप्त जो क्या नहीं हुआ, जो संतुष्ट नहीं हुआ, जिसको संतृप्ति नहीं मिली, जो और ज्यादा खाना भी खा सकता है, मतलब जिसमें और ज्यादा विलय क्या हो सकता है, घुल सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, असंतृप्त विलयन, ठीक है। अब बात करें हम संतृप्त विलयन की, तो संतृप्त विलयन में क्या होगा, संतृप्त मतलब भूख क्या हो गई, समाप्त। मतलब अब आप उसमें अपने चम्मच डाल के इतनी सारी चमचे शक्कर के उसके अंदर डाल दी, इतना ज्यादा शक्कर उसके अंदर घोल दी कि अब आप और शक्कर घोलोगे तो उसके अंदर वो शक्कर नहीं घुलेगी, उसमें और आपको शक्कर के क्रिस्टल क्या होंगे, आप डालोगे, आपको ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, वो घुलेंगे नहीं, तो उसे कौन सा विलयन कहेंगे हम, संतृप्त विलयन, ठीक है। मतलब बस नॉर्मल आराम से उसकी भूख क्या हुई, खत्म। अब अति संतृप्त का मतलब क्या, ठीक है, अब उसमें ज्यादा शक्कर नहीं घुल रही, तो आपने देखा होगा जब ज्यादा शक्कर नहीं घुलती तो हम क्या करते हैं, उसको ताप बढ़ा देते हैं उसका, और ताप बढ़ाते हैं, और ताप बढ़ाने के बाद में उसमें और ज्यादा शक्कर क्या करते हैं, घुलते हैं, है ना। तो और ज्यादा शक्कर घुलने लगते हैं, क्या चाशनी ऐसी तो बनाते हैं, तो क्या बन जाती है उसमें, और ज्यादा शक्कर घुलते हैं तो उसमें तो क्या बन जाती है, चाशनी बन जाती है। अब उसमें जब आपको पता है कि एक अवस्था ऐसी आएगी कि फिर आप उसका कितना भी ताप बढ़ा लो, कितना भी ताप दे दो, फिर उसमें बहुत ज्यादा शक्कर भी नहीं घुलेगी, उसी बोलते क्या बन गई, चाशनी बन गई। बहुत ज्यादा शक्कर का घुलना पॉसिबल नहीं है। तो इस अवस्था में कि जब ताप बढ़ाने पर भी और ज्यादा शक्कर नहीं घुल रही, तो अति संतृप्त मतलब बहुत ज्यादा उसने खा लिया, अब और ज्यादा क्या नहीं होगा, उसके अंदर शक्कर को नहीं घोला जा सकता। ये अवस्था कौन सी कहलाती है, अति संतृप्त कहलाती है। हमारी बात समझ में, तो कुल मिलाकर असंतृप्त क्या, जब निश्चित ताप पर और ज्यादा उसमें अपने आप ही घोल सकते हो आप, बिना कोई गैस वगैरह पे नहीं रख रखा है, कोई ताप वगैरह नहीं बढ़ा रहे हो, आराम से आप उसमें ज्यादा घोल सकते हो, तो क्या है, असंतृप्त। फिर यदि उसमें निश्चित ताप पर आप और ज्यादा नहीं घोल सकते तो क्या है, संतृप्त। और उसके बाद में निश्चित ताप पर तो नहीं घोल सकते, पर ताप बढ़ाने पर घोल सकते हो, पर जब ताप बढ़ाओगे और ताप बढ़ाने पर भी और ज्यादा उसमें कुछ नहीं घुल रहा, तो क्या होगा, अति संतृप्त। आगे समझ में, इसको आप चाहो तो ऐसे एग्जांपल पे ध्यान रखते हो, कोई भूखा व्यक्ति है, जैसे वो किसी की भूख पेट भराता है 4 रोटियों में, और घर से कितनी रोटी खा के आया, 2 रोटी खा के आया, तो आप उसको और ज्यादा खिलाने की कोशिश करोगे तो भूखा है तो खा लेगा, तो और खा रहा है अभी खाना, तो क्या हो गया, वो असंतृप्त, ठीक है। फिर संतृप्त, घर से 4 रोटी खा के आया था, तो घर से 4 रोटी खा के आया था, उसकी भूख वगैरह अभी नहीं लग रही, तो कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। तो आसानी से आप कोई नॉर्मल चीज दोगे उसको के ले, कोई सूखी रोटी वगैरह है कुछ भी दोगे के ले रोटी वगैरह खा ले, तो हाँ कितने नहीं खाएगा। और उसके सामने आप क्या ले आए, कोई बढ़िया सी डिश है, अच्छी सी गर्मा गर्म बनी हुई, साथ में उसके गुलाब जामुन पेड़े वगैरह हैं, तो देख के उसके मन में क्या जाएगा, लालच। और अभी क्योंकि तो वो उनको खा सकता है, तो जब उनको खाएगा तो और ज्यादा, जब वो भी खा सकता है तो वो उनको और ज्यादा खा सकता है अभी, है ना। तो संतृप्त अवस्था में उसकी भूख तो मिट गई है, पर ठीक है, भूख मिटी, पेट भरा, पर मन नहीं भरा, तो मन नहीं भरा तो और ज्यादा क्या कर लेगा, उसको खा लेगा। तो और ज्यादा अच्छी चीज लेके आ गए, और ज्यादा उसने खा लिया, और ज्यादा खाने के कारण 4 रोटी की जगह उसके पेट भरा गया 8 रोटी के बराबर। अब आप उसको दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चीज लाके खिला दो, कि ले बड़े बड़े रसगुल्ले, ले 400 रुपए किलो वाली मिठाई, ले 2000 रुपए किलो वाली मिठाई,
तो भी अब एक दाना भी खाने की जगह उसको इसमें नहीं बची, तो अब वो कौन सा हो गया, अति संतृप्त। क्लियर है। अभी फटाफट हम इनकी परिभाषाओं को लिखेंगे, लिखिएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए असंतृप्त विलयन। ठीक है, ये वो है, ऊपर के हेडिंग तो आपने लगा लिए होंगे, नहीं लगाए तो वीडियो को पॉज करके लगा लीजिए। ऑनलाइन क्लास से कोई दिक्कत नहीं, जब आप चाहेंगे तब मैं नाचने लग जाऊंगा, जब आप चाहेंगे तब मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए सब असंतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में यदि विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हेडिंग डालो आप संतृप्त विलयन। यदि निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए अति संतृप्त विलयन। लिखिएगा, ताप बढ़ाने पर यदि निश्चित ताप पर ताप बढ़ाने पर यदि निश्चित विलायक में, ताप बढ़ाने पर यदि निश्चित विलायक में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
देखिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि विलयन के प्रकार की। तो विलयन का प्रकार दूसरे आधार पर देखते हैं हम देख चुके हैं। एक और क्या, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए मैंने आपको बताया कि विलयन की भौतिक अवस्था काहे पर निर्भर करती है, विलायक की भौतिक अवस्था पर भी हमने शुरू में बात करी थी कि जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही किसकी भौतिक अवस्था होगी, विलयन की। तो विलायक यदि गैस है तो जो विलयन बनेगा उससे कौन सा विलयन बोलेंगे, गैसीय। इसी प्रकार से विलायक यदि द्रव होगा तो जो विलयन बनेगा उससे हम कौन सा विलयन बोलेंगे, द्रवीय विलयन। और यदि विलायक ठोस होगा तो जो विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, कौन सा विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा विलायक होगा वो विलयन बन जाएगा। अब विलायक ये है तो इसके अंदर विलय कौन कौन मिल सकता है, तो विलय के रूप में आप गैस भी मिला सकते हो, द्रव भी मिला सकते हो और ठोस भी मिला सकते हो। आपने गैस, यदि विलायक है गैस के अंदर गैस मिलाई तो भी गैसीय विलयन, गैस यदि विलायक है उसके रूप में विलय के रूप में आपने द्रव मिला दिया तो भी गैसीय विलयन, गैस यदि विलायक है और उसमें आपने विलय के रूप में ठोस मिला दिया तो भी कौन सा विलयन है, वो गैसीय विलयन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल गैस के अंदर गैस का बेस्ट एग्जांपल होता है क्या, हवा। गैस के अंदर आपने गैस मिलाई तो जो हवा है ये इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि सारी गैसें एक दूसरे के अंदर मिली हुई है। ये एक गैस के अंदर दूसरी गैस, और जो विलयन बन रहा है कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन। अब गैस के अंदर द्रव मिलने का उदाहरण, तो गैस के अंदर द्रव मिलने का उदाहरण आपने सुना होगा या नहीं सुना तो यहाँ पर हम आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे पार्ट 10 के अंतर्गत कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसे खुला नहीं छोड़ सकते। क्लोरोफॉर्म जो कि होता है थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, आपको पता है क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। खैर आजकल तो नहीं लेते हैं इसको क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, बट फिर भी निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए पेशेंट्स को पहले काम में लिया जाता था, और गैर कानूनी कामों के लिए भी लोगों को बेहोश करने में इसका बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को उसके ऊपर लेते हैं तो लेते ही हाथों हाथ लगाना पड़ता है, मतलब कि कुछ देर में उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और क्लोरोफॉर्म की बोतल जो पूरी पैक रखते हैं, गुलाबी रंग की बोतल रखते हैं, उसमें क्यों रखते हैं ये सारी बातें हम बाद में करेंगे आगे। गुलाबी रंग की बोतलों में, रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है उसको पार्ट 10 में करेंगे। अभी के लिए केवल इतना है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा पैक रखना पड़ता है वरना वो हवा में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म हवा में उड़ रहा है, तो क्लोरोफॉर्म वो था कैसा, द्रव है, वो बाद में हवा में उड़ गया, मतलब हवा में जाके मिल गया, द्रव जाके गैस में मिला, और क्या वहां पे फिर आपको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा क्या, वो जो द्रव जाके गैस मिला पानी दिखेगा क्या, क्या दिखाई देगी, गैस। मतलब विलयन भी कैसा बना, गैस, है ना। द्रव विलय गैस विलायक में जाके मिला, कौन सा विलयन बना दिया, गैसीय विलयन बना दिया। जब कोई भी द्रव का वाष्पीकरण करते हो, पानी को उबालते हो तो पानी भाप बन के उठ जाता है, तो भाप बन के कहां में मिलता है, गैस में जाके मिलता है, तो भी कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन। इसके अलावा होता है पेट्रोल की टंकी पे हमेशा बंद रखते हो ना, पेट्रोल भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो उड़ के कहां पे मिलेगा, गैस में जाके मिलेगा, कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। इसके अलावा गैस विलायक में ठोस मिलाने का उदाहरण तो बहुत बेस्ट उदाहरण आपका कपूर, जैसे जलाते हो वैसा कहां में मिल जाएगा, आपके गैस के अंदर मिल जाएगा। तो गैस में ठोस मिलाने का उदाहरण कौन सा हो गया, कपूर का कहां में मिश्रण, नाइट्रोजन में मिश्रण। तो कुछ नहीं है, ठीक है, चीजें ज्यादा है पर समझ लोगे तो नॉर्मली याद करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ अपने दैनिक जीवन का। ठीक है, शांति रखिए। देखो आगे हम अगला विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर अगला कौन सा विलयन आएगा, द्रव विलयन। ठीक है, तो जो द्रव विलयन होता है वो कैसे बनेगा, वही बात है, आपको पता है विलयन की भौतिक अवस्था किसके ऊपर निर्भर करती है, विलायक के ऊपर। तो जब द्रव विलायक होगा तभी द्रव विलयन बनेगा। इसके अलावा विलयन तो कुछ भी हो सकता है, गैस, द्रव और ठोस। तो द्रव में गैस मिलाया हुआ उदाहरण, तो बेस्ट उदाहरण, आपने कभी भी शिकंजी पी हो, कहीं पर भी सोडा वगैरह पिया हो तो आपको पता है जब वो सोडा बनाता है, सोडा बनाने वाला तो उसके अंदर क्या मिलाता है, गैस मिलाता है, और आपको देता है एकदम से उसके अंदर से क्या निकलते हैं, झंग निकलते हैं, हम फटाक से उसको पी जाते हैं। या जब कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलते हो तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है, मतलब वो गैस को काय के अंदर मिला रखा था, पहले द्रव में मिला रखा था। तो सारे हो गए उदाहरण, गैस का में मिली, द्रव में मिली हुई। इसके अलावा पता है आपको मछली
जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, अपने गलफड़ों के द्वारा उस ऑक्सीजन को लेती है, मतलब जल में क्या घुली रहती है, ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। और देखिए द्रव में द्रव मिला हुआ, तो द्रव में द्रव मिला हुआ दूध पानी का मिश्रण बोल दो, या एल्कोहल और पानी का मिश्रण। आपको पता है लोग बाग शराब का मादक पेय के रूप में सेवन करते हैं, बहुत गलत आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये एल्कोहल जो शराब के रूप में काम में ली जाती है, कौन सा होता है, वो एथेनॉल। एक आपको पता है कभी कभी जो गाँव में जो शराब बनती है वो जहरीली हो जाती है, तो जहरीली शराब किसे कहते हैं, मेथेनॉल को। एथेनॉल से क्या बन जाता है, मेथेनॉल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी 11वीं में पढ़ के आए होंगे। एथेनॉल तो होता है C2H5OH, मेथेनॉल क्या होगा, CH3OH, ठीक है। तो एथेनॉल काय में कन्वर्ट हो गया जहरीली शराब के रूप में, मेथेनॉल में, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं कि द्रव में क्या घुला हो, ठोस। तो द्रव में घुला हो ठोस, द्रव में ठोस क्या एग्जांपल कौन सा है, जैसे अभी हम कब से बात कर रहे हैं, जल में घुली हुई शक्कर, ठीक है, या और भी कुछ आप बहुत सारे द्रव में बहुत सारे ठोस मिलाते हो, दूध के अंदर चाय पत्ती मिलाते हो, चाय बनाते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, द्रव में क्या ठोस। कुल मिला के रटना नहीं, एक एग्जांपल का फिक्स नहीं रहना, एक कंसेप्ट माइंड में रखो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ तो देखिएगा अंतिम विलयन ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा, विलायक तो रहेगा आपके ठोस, और विलय कुछ भी हो सकता है, गैस, द्रव या ठोस। अभी ठोस में गैस विलय का उदाहरण है क्या बच्चों, बहुत सारी जितनी भी गैसें होती है वो बहुत सारे ठोस के पृष्ठों पर क्या हो जाती है, अधिशोषित, मतलब ठोस के पृष्ठ पर आकर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जैसे अधिकतर जहां पर भी प्रदूषण को कंट्रोल करना होता है वहां पर आपको पता है चारकोल वगैरह जैसे अधिशोषक लगा दिए जाते हैं, जो वहां पे रखने पर वो गैसें आकर क्या हो जाती है, उसके ऊपर चिपक जाती है। या और आपको एग्जांपल बताऊं मैं, तो जितने भी आपके उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं, अधिकतर उत्प्रेरकीय अभिक्रियाओं में ठोस उत्प्रेरक को हम काम में रखते हैं। जैसे हमने कौन काम में लिया, निकल धातु हमने किसी का भी अपचयन करना है, हाइड्रोजन का किसी चीज के साथ अपचयन करना मतलब हाइड्रोजन जोड़ना, तो हाइड्रोजन को हमने किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया करवाई हाइड्रोजन की, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर आकर चिपक जाएगी, निकल धातु के ऊपर आकर चिपक जाएगी, और फिर क्या करेगी, वो अभिक्रिया करेगी। तो ये धातु के ऊपर आकर कौन चिपक रही है, चिपक रही है, जो बाहर आकर जो चिपकना होता है इसको क्या कहते हैं, अधिशोषण। और याद रखिएगा अधिशोषण के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे पार्ट 5 में। जो अधिशोषण के ऊपर पूरा एक चैप्टर है आपका, वो भी आपका 4 नंबर का पार्ट है, वहां से प्रश्न बहुत आते हैं अक्सर परीक्षा में, ध्यान रखो। और वो भी सरल पार्ट है, उसको भी ढंग से आप समझ लेंगे तो आपके आराम से नंबर कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी देखिए ये हो गया अधिशोषण के बारे में। फिर और मैं आपको बताऊं ठोस के अंदर क्या मिलाना, द्रव। तो ठोस के अंदर द्रव मिलाना, देखिए जो मिश्र धातुएं हम बनाते हैं, तो मिश्र धातुएं बनाते हैं ना, तो सारी मिश्र धातुओं में ठोस के अंदर क्या है, दोनों धातु ठोस है, तो ठोस के अंदर ठोस मिला रहे, तो सारी मिश्र धातु आपके ठोस विलयन है, और उसमें विलायक ठोस और विलय ठोस है। जैसे पीतल, पीतल में क्या किया, कॉपर के साथ क्या मिलाया हमने, जस्ता। परंतु केवल और केवल आपको पता है, एक प्रश्न ये भी बनता है जनरल साइंस का प्रश्न है कि कौन सी धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होती है, तो पारा है तो एक धातु पर वो द्रव अवस्था में होती है, इसलिए पारे को किसी भी ठोस में हम मिलाते हैं तो उसे हम अमलगम कहते हैं। जहां पर भी नाम आ जाए अमलगम, हमें ध्यान रखना, जैसे बोला जिंक अमलगम, मतलब जिंक के साथ पारा मिला हुआ, नाम आ गया कॉपर अमलगम, मतलब कॉपर के साथ में क्या मिला हुआ है, पारा मिला हुआ है। अमलगम का मतलब क्या मिला हुआ है, पारा, और पारा क्योंकि द्रव है तो हम द्रव को किस मिला रहे हैं, ठोस में। तो कभी केवल पारे को यदि किसी भी ठोस धातु के साथ मिलाया गया है तो वो तो उदाहरण है काय का, ठोस विलयन का। परंतु और किन्हीं भी दो धातुओं को मिला दो, आप किन्हीं भी दो धातुओं को लगा दो तो मनाऊं मैं, तुम हंस तो देखिएगा। आगे बात करें अपन कि वो यहाँ पे मैं किस जगह रुका, और किसी भी ठोस में यदि कोई भी ठोस मिला रहे हैं, ठोस मिला है, ठोस मिले हैं और ठोस विलयन बन रहा है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, किन्हीं भी दो धातुओं की मिश्र धातु, केवल पारे को छोड़कर कोई भी दो धातुएं आप मिला दीजिए,
कॉपर जिंक वगैरह कुछ भी मिला दो, तो वो सारी दो धातुएं आपने मिला रखी है, मिश्र धातु बना रखी है, तो हमेशा उसमें ठोस ही मिलाया होगा, ठोस ही मिले होगा, मीडियम कौन सा बनेगा? ठोस। ओके, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब कल से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, अपने और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। देखिएगा, आज हम विलियन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सांद्रता के बारे में। सांद्रता क्या होता है? ध्यान रखिए, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। जहां पर भी सांद्रता शब्द आ जाए उसका मतलब है मात्रा। हमें क्या निकालनी है? उसकी मात्रा। अब मात्रा कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक तो तरीका होता है क्या मात्रा निकालने का कि आप नॉर्मली बता दो कि साहब उसके तो जैसे कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक आए तो आपने बता दिया कि उसके तो साहब कितने नंबर आए, एक विद्यार्थी के नंबर आए कितने? 200 और एक विद्यार्थी के नंबर आए कितने? 300। तो आपने बता दिया कि साहब एक के 200 नंबर है, एक के 300 नंबर है। अब 200 नंबर वाला तो है ए और 300 नंबर वाला विद्यार्थी कौन है? बी। और आप बोल रहे हो कि नहीं ए पढ़ने में कमजोर और बी पढ़ने में क्या है? अच्छा है। क्यों? क्योंकि बी के नंबर ज्यादा है और ए के नंबर कम है। आप ऐसा बोल रहे हो, परंतु यहाँ पर आपने गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? आपने यह नहीं पूछा है कि कितने में से है। ठीक है, डायरेक्टली 200 नंबर 300 नंबर बता दिया, पर दोनों जो विद्यार्थी दोनों अलग अलग स्कूल में हो सकते हैं, जहां पर नंबर देने का तरीका क्या है? अलग अलग। मान लीजिए कि 300 नंबर तो मिले कितने में से? 400 में से। ठीक है, और ये जो 200 नंबर मिले हैं, ये 200 नंबर मिले हैं कितने में से? 300 में से। तो एक के तो 300 में से 200 है और एक के 400 में से 300 है। तो वो अंतर है ना, क्या आप डायरेक्ट नंबर के आधार पर बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते। इसलिए हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज के आधार पर बताते हैं कि कितने परसेंटेज, कितने परसेंटेज। जिसके ज्यादा परसेंट वो अच्छा है पढ़ने में, सीधी सी बात। तो नंबर के आधार पर, केवल मात्रा के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कौन ज्यादा है कौन कम है। आपको उसमें उसकी सांद्रता निकालने के लिए एक तरह से क्या निकालना पड़ेगा? उसका परसेंटेज। तो यहां पर भी सांद्रता निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? उसका परसेंटेज। ठीक है, और देखिएगा यहां पर सांद्रता निकालने के लिए और सांद्रता का महत्व कैसे है तो समझिए। जैसे ये मैंने यहां पर कितने पात्र बनाए? 3 पात्र बनाए। ये पात्र नंबर ए, ये पात्र नंबर बी और ये पात्र नंबर सी। ठीक है, तीनों पात्र बनाए। अब तीनों पात्रों में क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक है, तीनों पात्र में भरा हुआ है क्या? पानी। ठीक है, अब मान लीजिए इस पात्र ए में तो मैंने डाली क्या? रंग की छोटी सी एक बूंद डाल दी। एक मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर रंग भरा हुआ है, जिसमें से गुनगुन रंग हम टपका सकते हैं, तो मैंने इसमें कितने डाल दी? 1 बूंद डाल दी रंग की। मैंने इसमें कितनी डाली? 2 बूंद डाली। और मैंने इसमें कितनी डाली रंग की? 3 बूंद। ठीक है, आपने तीनों में बूंद डाल दी और डालने के बाद में आपने उसको मिला दिया। अब कोई देख रहा है तो क्या वो देख के बता सकता है कि किसमें ज्यादा रंग है और किसमें कम रंग है? हो सकता है कि 1 बूंद में और 3 बूंद में तो अंतर दिख भी जाए, जिसमें जो घेरा होगा, जैसे सी वाला थोड़ा घेरा होगा तो हम बता देंगे कि सी में क्या है? ज्यादा रंग डाला हुआ है, ज्यादा गिले मिला रखा है। और यदि ए में तो कितना बूंद डाल रखा है? एक ही बूंद डाल रखा है, तो ए में एक ही बूंद डाल रखा है। ये अपने को पता है, सामने लोग पता नहीं, पर उसको ये क्या दिखेगा? बहुत हल्का दिखाई देगा। ए तो दिखाई देगा बहुत हल्का, सी दिखाई देगा क्या? बहुत गहरा। तो सी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है, इट मींस इसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, ज्यादा रंग मिला रखा। और ए हल्का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें रंग की मात्रा क्या है? कम। परंतु कोई आपसे पूछ ले कि ए और बी में से किसमें ज्यादा रंग है, आपको ये नहीं पता किसमें 1 बूंद डालेंगे किसमें 2 बूंद डालेंगे, पर आपको ए और बी में पूछ ले। अब ए और बी में क्योंकि दोनों में एक ही बूंद का अंतर, दोनों लगभग कैसे दिखेंगे? एक जैसे। दोनों लगभग कैसे दिखेंगे? एक जैसे। दोनों का कलर लगभग सेम रहेगा, तो आप देख के नहीं बता पाओगे, आप देख के
नहीं बता पाओगे, थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, 3-4 बूंदों का, कि एक में तो 1 बूंद है, एक में 4 बूंद है, या एक में 1 बूंद है, एक में 5 बूंद है, इतना अंतर है। तो फिर तो आप देख के बता दोगे इसका बहुत हल्का है तो इसमें कम रंग डाल रखा है, इसमें का कलर गहरा है इसमें ज्यादा डाल रखा। पर जब अंतर बिल्कुल कम होगा, दोनों में लगभग लगभग बराबर होगा, तो फिर आप क्या नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति के लिए ही हमें क्या की जरूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं की जरूरत पड़ती है, जिनको हम मान से निकालेंगे। जो थोड़ा सा भी अंतर क्या करते हैं हमको बता दे कि साहब ये इसमें तो है 59.8% और इसमें है कितना 59.9%, तो अपन को पता चल जाए कि एक में 59.9 आ रहा है, एक में 59.8 आ रहा है, तो 59.8 वाले में क्या है, विलय की मात्रा कम है, और 59.9 वाले में क्या विलय की मात्रा ज्यादा है। तो आ रही बात समझ में। तो इसीलिए सांद्रता की इंपोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। हम डायरेक्टली बता नहीं सकते कि इसमें कम ज्यादा है, अगर बराबर बराबर है, लगभग लगभग थोड़ा सा अंतर है, तो वहां पर फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सांद्रताएं निकालनी पड़ेगी। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, विभिन्न प्रकार की क्या निकालना, सांद्रता निकालना। और सांद्रता क्या है, विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलय की घुली हुई मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। बोला सांद्रता मतलब क्या, मात्रा। अब सांद्रताएं कैसे कैसे निकालते हैं, तो देखिए सांद्रताएं दो तरीके से निकाल सकते हो आप, आयतन के आधार पर भी निकाल सकते हो, द्रव्यमान के आधार पर भी निकाल सकते हो। आयतन के आधार पर निकालना, द्रव्यमान के आधार पर निकालने का मतलब, आप मान लीजिए कुल आयतन में से परसेंटेज निकालो कि कितना आयतन में कितना विलय मिला हुआ, तो वो सांद्रता किसके आधार पर होगी, आयतन के आधार पर। और आप यदि कुल द्रव्यमान में से परसेंटेज निकालो कि कुल द्रव्यमान में कितना विलय मिला हुआ, तो वो सांद्रता कौन सी होगी, द्रव्यमान के आधार पर होगी। ठीक है, तो कैसे होगी, इन सारी बातों को हम समझते हैं। देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, सांद्रताएं निकालेंगे कैसे। तो यार बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, इसके 500 में से 400 नंबर आए तो कैसे निकालोगे परसेंटेज, सीधा सा तरीका है, क्या करोगे 400 में भाग लगाओगे, काय का 500 का इंटू क्या कर दोगे 100, मतलब जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है उसमें आप क्या करते हो, कुल का क्या लगा देते हो भाग, और 100 का क्या कर देते हो गुणा। तो यही तरीका हम यहाँ पर भी करेंगे सांद्रता निकालने में। जैसे हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे हमें, अच्छा परसेंटेज सांद्रता निकलेगी किसकी, विलय की, विलायक तो पूरा ही है, तो विलय की निकालनी, तो क्या होगा विलय का भाग। ठीक है, विलय का भाग बटा में, क्योंकि आयतन के आधार पर निकालना, देखो द्रव्यमान आयतन, आयतन का मतलब क्या, बटा में कुल क्या लेना है हमें, आयतन। ठीक है, कुल का भाग लगाते हैं, तो कुल का भाग लगा देंगे आयतन का। अच्छा कुल कौन, विलय और विलायक मिलकर कुल क्या बन जाता है, समझाया था ना आपको, विलयन। तो किसका भाग लगाएंगे, विलयन के कुल आयतन का। तो विलय का भाग बटा विलयन का कुल आयतन इंटू क्या 100, ये तो क्या होता है साहब, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और हमें यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब खाली द्रव्यमान है, खाली द्रव्यमान आ गया, इसका द्रव्यमान आयतन था, इसका मतलब तो था ऊपर तो लेना है हमको द्रव्यमान, नीचे कुल क्या लेना है आयतन। यहाँ पर खाली द्रव्यमान है, मतलब ऊपर भी द्रव्यमान लेना है और नीचे भी द्रव्यमान, मतलब विलय का भाग बटा क्या विलयन का भाग, नीचे हमेशा कुल का भाग लगेगा, तो कुल कौन है विलयन, तो विलय का भाग बटा क्या विलयन का कुल भाग इंटू क्या आ जाएगा 100। आ रही बात समझ में। और तो ये ऐसे क्या निकल जाएगा आपके द्रव्यमान प्रतिशत। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ग्राम और एमएल क्यों ले रखे, तो ये बात ध्यान रखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो विलयन होते हैं ना, उनमें क्या मात्राएं बहुत कम होती है विलय की, और इनकी मात्राएं बहुत माइन्यूट होती है। तो जैसे ऐसे मात्रा जो किलोग्राम वगैरह होंगे वो इनके लिए क्या है बहुत बड़े मात्रा हो जाएंगे, इसलिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं ग्राम का। और जब यहाँ पर आपने भार के लिए ग्राम का इस्तेमाल करा तो आयतन के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा मिलीलीटर का। ध्यान रखिएगा, विलय का भार हमेशा ग्राम में रखना है, विलयन का आयतन हमेशा काय में रखना है मिलीलीटर में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करेगा कि एक और इनको प्रदर्शित करने का तरीका ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो W पर V। ठीक है, W पर V मतलब तो हो गया वे, ऊपर तो है वे मतलब द्रव्यमान, नीचे क्या आएगा उसका V मतलब आयतन।
यहां पर आप द्रव्यमान प्रतिशत को ऐसा भी लिख सकते हो, W पर W। W पर W का मतलब क्या है, ऊपर भी वेट और नीचे भी वेट, ठीक है, वेट पर वेट। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में इसमें एक चीज और जो बचती है वो ये बच जाती है कि इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो देखिए परिभाषा लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि परीक्षा में पूछे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, तो उसको ऐसा परिभाषा बना दो कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। और क्या लिख दो, ये सूत्र। एक तरीका तो ये रहेगा परिभाषा देने का, यहां पर भी द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा बनानी, तो कि द्रव्यमान प्रतिशत को निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। और क्या लिख दो, ये सूत्र, ठीक है। और क्या तरीका होगा हमारे परिभाषा बनाने का, तो देखिए विलेय का वह भार, विलेय के भारों की वो संख्या जो विलयन के कितना आयतन में, कितना किसका आधार ले रहे हैं हम, 100 में से निकाल रहे हैं ना कुल, तो जो विलयन के काम में उपस्थित हो 100 आयतन के भागों में उपस्थित हो, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के कितना आयतन में उपस्थित हो, 100 भार भागों में, 100 आयतन के भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत किसको बोलेंगे, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के कितने भार भागों में उपस्थित हो, 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब ऐसे भी क्या बना सकते हैं हम लोग, परिभाषा बना सकते हैं। और वैसे ये वाली याद नहीं रहे तो आप डायरेक्टली सूत्र वाली लिख दीजिए कि इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हो, डायरेक्टली क्या लिख दो, सूत्र, ठीक है। देखिएगा यहां पर बात करते हैं अपन आगे, क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है, 50 ग्राम NaCl को 2 लीटर जलीय विलयन में घोला जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए बहुत ही सिंपल सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं 12th में, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके 12th बोर्ड एग्जाम में सिंपल सीधे आते हैं, बस आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, डरोगे तो कभी भी न्यूमेरिकल को सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उसमें जो दे रखा है सब लिख लो। जैसे उसने बोला 50 ग्राम NaCl, तो 50 ग्राम क्या है NaCl का भार, तो हम लिख देंगे कि NaCl का भार बराबर कितना, 50 ग्राम। फिर उसके बाद में उसने हमें दिया क्या, जलीय विलयन का आयतन, 2 लीटर जलीय विलयन, 2 लीटर जलीय विलयन, लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का, इट मींस क्या है, जलीय विलयन का आयतन है 2 लीटर। और क्या बोल रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो कुछ ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जो दे रखा है वो लिख दो, और जो ज्ञात करना है उसको क्या लगा दो, सूत्र। तो क्या लगा देंगे हम इसका सूत्र, तो क्या होगा, विलय का भार ग्राम में इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, विलय का भार ग्राम में, तो विलय कौन है और विलायक कौन है यहाँ पर, देखिए NaCl को घोल रहे हैं, तो जिसको घोल रहे हैं वो कौन हो गया, विलय, मतलब NaCl क्या है अपना विलय, और बाकी 2 लीटर क्या है, जलीय विलयन। तो क्या होगा, विलय का भार मतलब 50 ग्राम बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में, तो आयतन कितना दे रखा है उसने हमको, 2 क्या दे रखा है, लीटर, ठीक है। तो 2 लीटर दे रखा है, इसको यदि मैं मिलीलीटर में चेंज करूं तो लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं, ध्यान देखिए मैंने आपको बोला लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं, जो आपकी बेसिक कक्षाएं हैं, समाकलन, अवकलन और मात्रा विमा से रिलेटेड, वो सारी पढ़ा दी गई है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आसानी से उनमें सब कुछ सिखाया गया, मात्रा को बदलना इसलिए कि लीटर को हटा के क्या लाना है उनको, मतलब लीटर के अंदर क्या और लाना है, मिली। तो मैंने वहां पर उन कक्षाओं में आपको तरीके में सिखाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पढ़िएगा जाके वहां पर, कि मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3, तो मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, मतलब मिली को यदि हटाना है तो काय का गुणा करो 10 की घात -3 का, क्योंकि मिली जहां पे वो 10 की घात -3 आ जाएगा उसकी जगह। अब यदि मिली लाना है तो क्या करेंगे, उसका उल्टा, मतलब क्या करेंगे, 10 की घात +3, तो क्या हो जाएगा 10 की घात डायरेक्ट, मतलब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 10 की घात के 10 का मतलब कितना, 1000 मिलीलीटर। ये डायरेक्टली भी याद होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर। मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया। अब देखिएगा होगा क्या, तो 2 इंटू कितना
10 की घात क्या आ जाएगा 3 और इनटू में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो 50 बटा 10 की घात 3 मतलब 3 10 है, तो यहाँ पर भी देखिए 10 की घात 2 तो ये ना एक और 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगी कट गई। 10 की घात वाला कितना 3 10 है, तो 3 10 से 2 तो ये और एक ये 10 की घात इससे क्या कट गया 10 की घात 3 कट गया। अब बचा कितना, इधर तो बचा 5, उधर हम बटा में कितना बचा 2, तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 और प्रतिशत निकालना है, इससे क्या आ गया आंसर 2.5 प्रतिशत। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है 2% W पर V NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या क्या दे रखा है लिख लो 2% W पर V, W मतलब वेट, V मतलब वॉल्यूम, मतलब वेट मतलब भार, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो भार आयतन मैंने क्या समझाया किसका प्रतीक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, तो इट मींस द्रव्यमान आयतन ये W पर का मतलब क्या दे रखा उसने हमको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना दे रखा 2%। फिर उसके बाद में NaCl का 500 ml जलीय विलयन, तो NaCl का 500 ml जलीय विलयन, 500 ml जलीय विलयन मतलब विलयन का आयतन कितना दिया उसने 500 ml। ठीक है, 5 ml का मतलब क्या होता है आयतन, आयतन का मात्रक होता है, इट मींस विलयन का आयतन कितना दे दिया उसने 500 ml। और के हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, मतलब क्या पूछ रहा है हमसे NaCl की मात्रा। अब न्यूमेरिकल करने के लिए करना कुछ नहीं है, जो भी उसने दे रखा और जो ज्ञात करना उसके लिए कोई सूत्र है क्या, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे रखा है NaCl की मात्रा ज्ञात करना, तो इनके लिए कौन सा सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, जो हमने भी पढ़ा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है विलयन का भार बटा विलयन का कुल आयतन इनटू 100। अब देखिएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत उसने हमको कितना रखा 2%, तो कितना 2। ठीक है, फिर विलय का भार, विलय कौन है NaCl, तो NaCl का भार हमको क्या करना निकालना, तो NaCl का भार साहब निकालना है बटा क्या है विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन कितना दे रखा 500। ठीक है, दूसरी बात ये आपको पता है भार तो होता है ग्राम में, आयतन का होता है मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में दे रखा तो 500 लिख दिया, अगर लीटर में देता तो काम चेंज करते उसको मिलीलीटर में। ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा 100, कितना होगा देखो डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गई समाप्त, तो यहां से आपके NaCl का भार आ जाएगा कितना, ये 5 इधर बटा में है उधर जाएगा तो क्या में जाएगा गुणा में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम क्या आ गया अपना आंसर। तो सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल, और परीक्षा में ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, कोई कठिन न्यूमेरिकल आते नहीं है। बस ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और उन टीचर से या उस नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। टीचर अपने आप को बचाने के लिए उनको खुद को नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, इसलिए कह देते हैं कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, पर न्यूमेरिकल क्या है बहुत ज्यादा सरल। देखिए हम कर रहे हैं, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखो और नेगेटिव थिंकिंग मत आने दीजिए। देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या बात चल रही है, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, बहुत सीधा सिंपल तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, जो दे रखा है वो लिख लो और उसके बाद में जो ज्ञात करना उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो उसमें क्या क्या बोला, उसने बोला साहब कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, मतलब क्या दे रखा उसने ऑक्सैलिक अम्ल का भार कितना दिया 11 ग्राम। फिर उसके बाद में उसने बोला 500 ml विलयन बनाया गया, 500 ml विलयन मतलब क्या दे रखा है विलयन का आयतन कितना दिया उसने 500 ml। इस विलयन का घनत्व कितना है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, मतलब विलयन का घनत्व कितना दिया उसने 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब क्या निकालना है हमको द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या होता है विलय का भार बटा विलयन का कुल भार इनटू 100। अब विलय का भार, तो विलय तो कौन है ऑक्सैलिक अम्ल, तो उसका भार तो हमको दे रखा है कितना 11 ग्राम, परंतु विलयन का भार भी हमें चाहिए। अब विलयन का भार उसने हमें वहां नहीं दे रखा था, तो विलयन का भार नहीं दे रखा तो भी चिंता नहीं करनी, विलयन का क्या दे रखा उसने घनत्व और आयतन, और आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बटा आयतन से हम आसानी इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व इनटू आयतन, तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा क्या घनत्व इनटू आयतन, तो घनत्व कितना
1.8 आयतन कितना 500, 500 में 1.8 का गुणा और कितना जाएगा 550। तो 550 ग्राम क्या आ गया हमारे विलेन का कुल भार। अभी करना कुछ नहीं, इसमें क्या रख देंगे, सभी मान रख देंगे। विलेन का भार रख देंगे 11 ग्राम, विलेन का कुल भार रख देंगे कितना 550 ग्राम। इसके अलावा 100 11 से कितनी बार कटेगा 50 बार, 50 से 100 कितनी बार कटेगा 2 बार। कितना है आंसर 2%। तो सरल है कि नहीं है न्यूमेरिकल, बिल्कुल सरल है। और यदि कोई बोले कि न्यूमेरिकल नहीं करने और परीक्षा में नॉर्मल थ्योरी पढ़ लो और याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, तुमसे नहीं हो पाएंगे न्यूमेरिकल, तुम तो कमजोर बच्चों तो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, इसका मतलब उसी को न्यूमेरिकल नहीं आते। अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो।